नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक बार फिर से राहुल गांधी की, और राहुल गांधी को लगे हुए उस जोरदार तमाचे की जो उनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि उनके लगा है या नहीं लगा है। जी हाँ, हम बात करेंगे गौतम अडानी के उस इंटरव्यू की और उसका क्या अर्थ है। और हमारे साथ हैं अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ, भारतीय इकोनॉमी के विशेषज्ञ विजय सरदाना जी। आपका स्वागत है विजय जी। नमस्कार सर। हम बार बार सुनते हैं कि साहब भारत की अर्थव्यवस्था को अडानी और अंबानी के हाथों बेच दिया गया है, और हमारे जो आजकल भारत से जोड़ने पे निकले हुए वो इस तरह की बात करके वस्तुतः कई लोगों को तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो ये भी कहते हैं कि साहब कि लाखों करोड़ के ऋण दे दिए गए हैं और गरीब आदमी को कुछ नहीं दिया जाता। अब इसके बारे में तो आप ही हमें बेहतर बता सकते हैं कि यदि अडानी का 2 लाख करोड़ का ऋण है तो उससे किसी को क्या समस्या हो सकती है, और गरीबों का जो ऋण है उससे कैसे अफेक्ट हो जाता है। संजय जी, सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, कल जो अडानी साहब ने इंटरव्यू दिया वो बहुत इंटरेस्टिंग था, और जिन लोगों ने नहीं देखा है मेरा निवेदन होगा कि उस इंटरव्यू को यूट्यूब पे जरूर देखें। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझनी होगी कि किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, किसी भी देश में दो तरह का इन्वेस्टमेंट आता है। एक होता है सरकारी इन्वेस्टमेंट, जो सरकार अपने बजटरी एक्सपेंडिचर से करती है। दूसरा होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टमेंट करता है। हमने जब इस देश में आजादी ली थी उस समय एक टुवर्ड सोशलिस्ट बेंट था, क्योंकि उस समय आजादी मिली थी इस देश को, पैसा नहीं था, हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप नहीं थी, प्राइवेट एंटरप्राइज को अंग्रेजों ने बर्बाद कर रखा था। तो बहुत कम छोटे बड़े उद्योग थे, ज्यादातर बोझ सरकार को उठाना पड़ा। और उसका खामियाजा ये हुआ कि 30-40 साल में वहां पे इतनी इनएफिशिएंसी आ गई कि टैक्स पेयर्स का पैसा तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में लग रहा था, लेकिन जो उसका रिटर्न आना था वो नहीं आ रहा था, क्योंकि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को लोगों ने सरकारी नौकरी समझ के सुबह 9 बजे जाना है, 5 बजे आना है, काम करें या ना करें, ये स्थिति वहां पे रही थी। और उसके बाद जब 1990-91 में जो सुधार आया और जिसमें प्राइवेट कैपिटल को इनवाइट किया गया, 91 से लेकर आज तक 2022 तक हमने जो बदलाव देखे हैं उसमें हमने प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान देखा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन में हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हो, और जो भी चीजें हमने देखी है। इवन प्राइवेट सर्विसेज, बीएसएनएल, एमटीएनएल मोनोपोली हुआ करते थे, लेकिन आज वो कहां है। तो ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं जो हमारे सामने बहुत क्लियर इंडिकेट करती हैं कि किस तरह से कैपिटल को मैनेज करना चाहिए। अब आती है सर जो सवाल आपने उठाया कि जो अडानी साहब का इंटरव्यू था उसमें जो उन्होंने कहा, सवाल उनसे ये पूछा गया था कि लोग ये बोलते हैं कि आपकी जो ग्रोथ है उसके पीछे मोदी साहब का योगदान है। जी ये जी उनसे जी सीधा सवाल किया गया था। जी 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 तो उन्होंने ये कहा, और बहुत सही लॉजिकल बात है, उन्होंने ये कहा, देखिए मोदी साहब के टाइम में तो मैंने बिजनेस शुरू नहीं किया था, बिजनेस तो 88 के आसपास शुरू हुआ था। बल्कि और उन्होंने राजीव गांधी का नाम लिया। उन्होंने कहा कि मैं एज एन एंटरप्रेन्योर यदि मैं कार्य आरंभ कर पाया तो उसका श्रेय राजीव गांधी जी को देना चाहिए, जो पहली बार एक्सिम पॉलिसी का जिन्होंने लिबरलाइजेशन किया, बिल्कुल, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी मैं वही आ रहा था सर, बिल्कुल सही कहा आपने। तो वही बात ये हुई कि जब 88 में बिजनेस शुरू किया तो उस समय भी कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज थी जिसके तहत उन्होंने काम शुरू किया। 91 में जब लिबरलाइजेशन हुआ उसका उन्होंने जिक्र किया कि तब वहां पे पॉलिसी हुई। उसके बाद उन्होंने केशुभाई का जिक्र किया, गुजरात के अंदर जो पॉलिसीज हुई, क्योंकि डेवलपमेंट वाज ओनली ऑन बॉम्बे अहमदाबाद कॉरिडोर, तो रेस्ट ऑफ द गुजरात खाली था,
करेक्ट तो करेक्ट। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने कोस्टल एरिया को बिल्ड करने की बात करी, दूर दराज के गुजरात के एरिया को बात करने की बात करी, तब मुंद्रा पोर्ट का उन्होंने शिलान्यास किया वहां पे। और उसके बाद जब राजीव गांधी की सरकार आई तो राजीव गांधी ने उस लिबरलाइजेशन को या डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी में बदलाव हुआ, जिसके कारण इन्होंने अपने आप को एज ए एक्सपोर्ट हाउस भी डेवलप किया। और क्रमशः बाद में जैसे जैसे पॉलिसियों का सुधार होता गया, एक विजनरी एंटरप्रेन्योर उसमें एक अपॉर्चुनिटी देखता है और उसमें वो इन्वेस्ट करता है। तो ये बात बहुत क्लियर है। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी साहब जो ये कह रहे हैं कि साहब सिर्फ मोदी साहब के कारण अगर अडानी साहब आए इस व्यापार में, तो सर मोदी साहब की सरकार तो आई 2014 में। उससे पहले 20 साल तक तो अडानी ग्रुप काम कर रहा था। पोर्ट उससे पहले आए, अडानी विलमार उससे पहले आया। ऐसा तो नहीं है कि ये सब उसके बाद हुआ। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पहले काम चल रहा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे उनका काम चल रहा था। तो ये कहना कि सिर्फ नरेंद्र मोदी के समय में इनका विस्तार हुआ या ग्रोथ हुआ, ये ठीक नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस इकोनॉमिक दृष्टि, जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी इंडिया को, जो हम हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोलते थे 3-4-5%, उसको उन्होंने अनशैकल किया कि यार ऐसे काम नहीं चलने वाला है। इंडिया के एंटरप्रेन्योरशिप पोटेंशियल को हमें खुला छोड़ना चाहिए ताकि लोग पूरी क्षमता से इस देश के विकास में जुड़े। जब उन्होंने वो लिबरलाइजेशन किया, जो सरकारी तंत्र थे उनको घटाने की कोशिश करी, जो अननेसेसरी रूल्स रेगुलेशंस थे उनको स्क्रैप करना शुरू किया ताकि एंटरप्रेन्योरशिप इस देश में बिल्ड हो। स्टार्टअप कल्चर आया, टेक्नोलॉजी हुआ, डिजिटल इंडिया हुआ, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बढ़े, डिजिटल पेमेंट बढ़े। इन सब ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रफ्तार दी। और जो कंपनियां तैयार थी, जिन कंपनियों के फंडामेंटल्स अच्छे थे, सिस्टम्स अच्छे थे, निश्चित रूप से उनको फायदा मिलेगा। जो एंटरप्रेन्योर सो रहा है, जो जाग नहीं रहा, जो सोच नहीं रहा, जो प्लान नहीं कर रहा, वो कैसे ग्रो करेगा? और जो विजिलेंट होंगे, जो अपने सिस्टम को अपग्रेड करते रहेंगे, अपने मैन पावर को अपग्रेड करेंगे, मैनेजमेंट सिस्टम को अपग्रेड करेंगे, वो बदलते हुए बाजार का पूरा फायदा उठाएंगे। और अडानी हो, अंबानी हो, महिंद्राज हो, टाटाज हो, अगर आप देखें तो हिंदुस्तान में ऐसे 8-10 बड़े ग्रुप बहुत तेजी से आगे बढ़े। और ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जिनके साथ में जुड़ा रहा, जहां पे 2000 के आसपास उनका टर्नओवर 300 करोड़ के आसपास था, आज उनका टर्नओवर करीब 40,000 करोड़ है 20 साल में। और वो इंडिया में ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, इंडिया कंपनी है, इंडियन कंपनी, लेकिन उनका 75% से ज्यादा काम अंतरराष्ट्रीय है। वो 140 देशों में काम करते हैं। तो कहने का मतलब है कि हिंदुस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप पोटेंशियल है, लेकिन उसको हमने बांध रखा था। मोदी जी ने उसको लूज किया ताकि लोगों की क्षमता दबे नहीं, और वो हम देख रहे हैं। और एक रोल मॉडल हमारे सामने अडानी ग्रुप है। तो जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है। राहुल गांधी साहब क्योंकि हर चीज पॉलिटिकल आईने से देखते हैं, तो शायद वो बाकी चीजों जी हाँ। और जो इस इंटरव्यू में और जो खास बात आती है, जैसे अडानी जी कहते हैं कि वो एज एन एंटरप्रेन्योर तो राजीव गांधी के कारण बने, और उसके बाद फिर मनमोहन जी के जो उनके जो पॉलिसीज थी, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी की, उसके कारण वो आगे बढ़े। फिर बाद में उसके बाद केशुभाई पटेल ने गुजरात के ओवरऑल कोस्टल डेवलपमेंट की बात की। फिर जब नरेंद्र भाई आए गुजरात में तो उन्होंने पूरे गुजरात के डेवलपमेंट की बात की। अब वो पूरे भारत के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो जो कोई भी, आपने जैसे कहा कि जो भी एंटरप्रेन्योर तैयार है वो उसका लाभ उठा रहा है, लेकिन वो अकेला लाभ नहीं उठा रहा है। जब वो एंटरप्रेन्योर बढ़ रहा है तो पूरे देश की इकोनॉमी को बढ़ा रहा है, और पूरे देश के जितने भी हमारे भाई बहन हैं, जो भी हमारी पब्लिक है, सबको आगे बढ़ा रहा है। जैसे उन्होंने एक बात कही
कि हमको कहा जाता है कि साहब हम ओवर लीवरेज्ड हैं, साहब हमको जो है वो बहुत अधिक बैंक जो है वो पैसा दे देते हैं, गरीबों को नहीं देते हैं। उसका उन्होंने आंकड़ा बताया कि उनका जो मोदी के आने से पहले, यानी कांग्रेस के राज में कांग्रेस के राज में उनका जो डेट टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो था उनकी सारी कंपनीज का, वो 7.6 था और वो आज 3.2 हो गया है। तो आप बताएं कि जो डेट का फायदा जिसको कह रहे हैं कि साहब गलत ढंग से अगर दिया जा रहा है, तो यही कांग्रेस पार्टी जो 7.6 जिसका रेशो था, डेट टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, उसको तो बड़े आराम से दे रही थी, और आज जब उनका 3.2 है तब कह रहे हैं साहब गलत हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने सर। यही देखिए, यही एक अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिशियंस के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि वो तथ्यों पे नहीं जाते हैं। वो लोग सिर्फ स्टेटमेंट के लिए एक बड़ी बात करके छोड़ देते हैं, जो दुख की बात है, क्योंकि अगर कल को उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है या कोई जिम्मेदार पोस्ट लेनी है तो कम से कम पढ़ना जरूरी है, उस पे एनालिसिस जरूरी है, उन चीजों को समझना जरूरी है, क्योंकि मिसलीडिंग या बेसलेस स्टेटमेंट देने से इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी खराब होती है। जैसा अडानी जी ने कहा बिल्कुल सही है। देखिए सर, जब आप मुंद्रा पोर्ट की एक उदाहरण लेते हैं तो मेरे लगता है कि दोस्तों को, जो हमारे दर्शक हैं, उनको क्लैरिटी आएगी। जी जी जी। आज मुंद्रा पोर्ट में करीब 26 बर्थ हैं और करीब 25 करोड़ टन के आसपास सामान वहां पे आप हैंडल कर सकते हैं, लोडिंग अनलोडिंग। जब आप 25 करोड़ टन मटेरियल हैंडल करेंगे तो 25 करोड़ टन तो सिर्फ अडानी का पर्सनल तो होगा नहीं। आपने 26 बर्थ अगर खड़ी करी है वहां पे, तो इसका मतलब एक साथ 26 शिप्स लोड अनलोड हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर मुंद्रा पोर्ट नहीं बनता तो ये 26 शिप कहीं और जाते, वहां पे अगर कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं हुआ होता तो वहां पे वेटिंग लिस्ट होती तो आपके एक्सपोर्ट या इंपोर्ट में ज्यादा टाइम लगता, ज्यादा डैमेजेस लगते। और मान लीजिए कि 25 करोड़ टन आज अगर मुंद्रा पोर्ट से हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और मान लीजिए मुंद्रा पोर्ट नहीं होता और बाकी पोर्ट वैसे ही होते, तो आज इस देश में 25 करोड़ टन आयात निर्यात कम हो रहा होता। यह बात हमें समझनी होगी। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि जब आप 26 बर्थ बनाते हैं तो वो इंस्टॉलमेंट में नहीं बनती है। ऐसा नहीं है कि हम 4 ईंट इस साल लगाएंगे, 5 ईंट अगले साल लगाएंगे और फिर अगले साल लगाएंगे, ऐसा नहीं होता है। उस समय आपको एक मुश्त लोन चाहिए होता है, 1000 करोड़ 2000 करोड़, जितना भी प्रोजेक्ट कॉस्ट है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उस समय एंटरप्रेन्योर का कैश फ्लो नेगेटिव होता है, क्योंकि उसके खर्चे हो रहे होते हैं, उसकी इनकम नहीं हो रही होती। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि आज हम 2000 करोड़ या 5000 करोड़ एक पोर्ट पे लगाएंगे, आज कोई कमाई नहीं है। ये कमाई शुरू होगी जब पोर्ट बन जाएगा, ट्रैफिक आना शुरू होगा, मान लीजिए 3 साल बाद। तो 3 साल बाद अगर आप ये 3 साल तक अगर आप ये कहते रहे कि देखिए बैंकों ने 5000 करोड़ रुपए दे दिया और एक पैसा भी बैंक को साल भर में कमाई नहीं हुई, या एंटरप्रेन्योर को एक पैसा भी कमाई नहीं हुई, तो ये अज्ञानता के अलावा कुछ नहीं। अब उस अज्ञानता को हटाने के लिए जरूरी यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में शुरू में बहुत पैसा लगता है, क्योंकि हर चीज आपको, चाहे वो सड़क हो, एयरपोर्ट हो, पोर्ट्स हो, पावर प्लांट्स हो, हाइड्रो पावर प्लांट्स हो, हॉस्पिटल्स हो, यूनिवर्सिटीज हो, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर है। शुरू में इसमें एक मुश्त पैसा लगता है, क्योंकि आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बनाओगे तभी वो यूज होगा। मान लीजिए आपने जेटी बना दी और उसमें क्रेन्स नहीं लगाई, तो क्या फायदा? लोडिंग अनलोडिंग कैसे होगी? और आपने क्रेन लगा दी, कंट्रोल सिस्टम्स नहीं है, ऑटोमेशन नहीं है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो भी कोई फायदा नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि ये पहले पैसा लगता है। तो जो राजीव गांधी साहब के टाइम पे उन्होंने जो बैंकों से लोन लिया, या मनमोहन सिंह जी के टाइम पे, जो कांग्रेस के टाइम पे जो उन्होंने लोन लिए, उससे उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। आज वो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज हो रहा है। जब वो यूज हो रहा है तो इनकम हो रही है। और इंटरेस्टिंग चीज इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होती है सर, कि अब आपको सिर्फ मेंटेनेंस कॉस्ट लगानी पड़ती है, सिर्फ वहां पे रख रखाव, तेल पानी कहीं टूट फूट हो गया उसकी रिपेयरिंग, बड़ा खर्चा नहीं होता है। लेकिन अब आपकी डेली इनकम शुरू हो गई।
जैसे सड़क पे हम जाते हैं, सड़क तो एक बार बन गई, लेकिन रोज 1 लाख गाड़ियां जब पार होती हैं तो वहां पे रोज टोल देती हैं। तो 10-10 रुपए करके हर टोल पे आपको 2-4-5 लाख रुपए रोज इकट्ठे होते हैं। और यही इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग का तरीका है। लेकिन शुरू में तो बैंक से लोन लेना पड़ा सड़क बनाने के लिए। अब डेली थोड़ा थोड़ा टोल कलेक्ट करके, इसीलिए 30 साल का लाइसेंसिंग दिया जाता है कि आप बैंक का पैसा भी चुका लीजिए, और जो आपने रिस्क लिया एज ए एंटरप्रेन्योर, आपको भी तो कमाना है, आपके भी खर्चे हैं, आपको भी एक्सपेंशन करना है, तो आपका भी मुनाफा होना चाहिए। चैरिटी दुनिया में कभी भी किसी का भला नहीं करती है, लेट्स बी वेरी क्लियर, इट हैज टू बी प्रॉफिटेबल। तो ये जब हो गया, तो आज जब उनके इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ने पैसा जनरेट करना शुरू किया, तो अडानी साहब ने अपने बैंकों का लोन वापस करना शुरू किया। तो जो 6.4 था डेट टू जीडीपी, उसका डेट टू इक्विटी रेशियो जो था, वो घट के अगर 3.2 आधा हो गया है, इसका मतलब ये है कि जितने उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए थे, आज वो सब प्रॉफिटेबल हैं, वो पे बैक कर रहे हैं। बैंकों को टाइम से लोन दिया जा रहा है, क्योंकि बैंकों को कंफर्ट है, टाइम से लोन दिया जा रहा है। इसलिए जब भी अडानी साहब किसी भी चीज के लिए पैसा मांगते हैं, तो ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि ये एंटरप्रेन्योर और ये ग्रुप रिलायबल है, ये डिफॉल्ट नहीं करता है, इसलिए बैंकों को पैसा देने में भी हर्ज नहीं है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि जब उन्होंने सीमेंट खरीदा $10 बिलियन का बिजनेस, तो 3 महीने में उन्होंने डील कंक्लूड कर ली, क्योंकि उनको फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल था, बैंकों को उन पे भरोसा था। तो आज वो हिंदुस्तान के दूसरे सबसे बड़े सीमेंट उत्पादक बन गए। तो ये बात बेसिक बैंकिंग, डेट सर्विसिंग, लोन, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को जब तक हम नहीं समझेंगे, तो राहुल गांधी साहब जो बात कह रहे हैं, वो एक आम आदमी, अज्ञानी आदमी को मिसलीड करने के अलावा और कुछ नहीं है। और एज ए सीनियर पार्टी लीडर ऑफ ए वेरी ओल्ड पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और दूसरी बात उन्होंने यह भी बताई, अडानी जी ने, कि किस प्रकार उनको सभी सरकारों ने इनवाइट किया है, बुलाया है, आमंत्रित किया है। और अभी अभी आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार और राजस्थान सरकार दोनों के बहुत, जो इनके जो दोनों चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो जिनके बस जिनके सहारे एआईसीसी का सारा कामकाज चलता है, उन्होंने दोनों ने इनवाइट किया अडानी को। और ये जो विजिंजम पोर्ट है आपका केरला में, त्रिवेंद्रम के पास में, वो कार्य भी कांग्रेस सरकार के समय शुरू हुआ। अब तो ममता बनर्जी भी बुला रही है उनको नया पोर्ट बनाने के लिए। और अशोक गहलोत ने तो अडानी की इतनी तारीफ की कि लोगों ने राहुल गांधी से पता नहीं कितने प्रश्न पूछ लिए, जिसका उत्तर उनसे बन नहीं पड़ रहा। तो ये कौन सी इकोनॉमिक्स इनको सिखाई जाती है, जिसको लेके ये लगातार अडानी अंबानी करते रहते हैं? सर देखिए, एक बात तो बहुत क्लियर है जो हम सबको समझनी होगी, कि हर इंसान के बस की बात नहीं है बड़ा प्रोजेक्ट करना। देखिए एमएसएमई, आज अगर आप किसी को बोलो कि दिल्ली से लेकर आपको जयपुर तक सड़क डालनी है, कितने लोग हिंदुस्तान में डाल पाएंगे? पहली बात, क्या जितनी हमारी एमएसएमई है वो कर पाएंगी? वो नहीं कर पाएंगी। तो क्यों नहीं कर पाएंगी? उसके दो कारण हैं। एक तो उनका मैनेजमेंट बैंडविड्थ, क्योंकि कोई भी चीज करनी है, हर एक की अपनी स्किल है। उदाहरण के लिए आज आप जयपुर डायलॉग चला रहे हैं, इसमें कितना टेक्निकलिटीज है, कितने मैनेजमेंट स्किल है, कैसे करना है। जब तक कोई आदमी आपके और आपकी टीम के बराबर वो स्किल डेवलप नहीं कर पाएगा, तो डेली इतना अच्छा प्रोग्राम आप रिलीज नहीं कर पाएंगे या टेलीकास्ट नहीं कर पाएंगे। एक आदमी अगर शुरू होता है जिसके पास स्किल नहीं है और वो कॉम्पीट करना चाहेगा, तो या तो वो सबस्टैंडर्ड काम करेगा या फेल हो जाएगा, जनता पसंद नहीं करेगी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, स्किल की जरूरत है, बैंडविड्थ की जरूरत है, समझ की जरूरत है, और लोगों को भरोसा होना चाहिए, सिस्टम को भरोसा होना चाहिए। अब हर स्टेट गवर्नमेंट अपने यहां पे डेवलपमेंट चाहती है।
स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए अलग पॉलिसी है, अगर आपको छोटा काम करना है तो उसकी पॉलिसी अलग है। अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, आपको हाईवेज बनाने हैं, आपको इंडस्ट्रियल पार्क बनाने हैं, तो आपको ऐसा इंसान चाहिए या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो इन सबको समझता हो और उस स्केल पे वो काम कर सके। और सबसे मजे की बात यह है सर, उस ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए अगर राजस्थान या छत्तीसगढ़ अपने यहाँ आके कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ के आप इन्वेस्ट करिए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाइए या पार्क बनाइए, कुछ भी करिए, उनको ये पता है कि अगर अडानी ग्रुप इन्वेस्ट करेगा तो बाकी हिंदुस्तान में जितने ग्रुप हैं उनको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि अडानी ग्रुप हर चीज को ढंग से पहले एनालाइज करेगा, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा और इन्वेस्टमेंट वहां करेगा जहां वो प्रॉफिटेबल हो। इसका मतलब उस स्टेट में लोगों का भरोसा बढ़ेगा कि यहां पे प्रॉफिट कमाया जा सकता है, तो और प्राइवेट कैपिटल आएगी जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और दूसरा स्टेट को जीएसटी मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा। तो ये स्टेट के डेवलपमेंट के पैरामीटर्स होते हैं। अगर अडानी साहब को वो नहीं मनाएंगे तो किसको लाएंगे? फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि जो 10 बड़े ग्रुप हैं जिनको राहुल गांधी ये बोलते हैं कि ये तो सरकार के खास लोग हैं, तो इसका मतलब आप सब उनको हटा दो। अगर आप उनको हटा दोगे तो आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बिल्ड करेगा? तो आप फिर अब हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्री और मिठाई की दुकानों के अलावा कुछ नहीं खोल सकते। उससे आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, आपके यूथ को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, तो आपके यहाँ रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, आपके यहाँ पे बाकी काम नहीं हो पाएंगे। दूसरा, अगर बड़ा ग्रुप इन्वेस्ट करता है, फॉर एग्जांपल अडानी, अंबानी, रिलायंस या आपके महिंद्रा, टाटा, जब ये ग्रुप इन्वेस्ट करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी भरोसा होता है कि यार इसका मतलब यहां सब कुछ ठीक है, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर हिंदुस्तान की बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं तो इसका मतलब वहां पे लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक है, पॉलिसीज भी ठीक है, तभी बड़े लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्शन होता है, बाकी इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्शन होता है। तो ये एक कैटलिस्ट का काम करते हैं हिंदुस्तान के बड़े ग्रुप। तो मुझे लगता है कि जिसको भी गवर्नेंस समझ में आती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट समझ में आती है, वो हर बड़े ग्रुप को इनवाइट करेगा और वो उनको एज ए कैटलिस्ट यूज करेगा कि आप हमारे यहां आइए, जो भी आपकी दिक्कतें हैं हम उसको हटाते हैं, हम आप चाहते हैं कि आप यहां सक्सेसफुल हो, क्योंकि आपकी सक्सेस देख के बाकी लोग आएंगे। आप अडानी को बुला लीजिए और उस ग्रुप को इतना तंग करिए कि उनके प्रोजेक्ट फेल हो जाएं, तो सर कौन आएगा राजस्थान या छत्तीसगढ़ में, आप सोचिए। इसीलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो हमारे अपने लोग हैं, सबसे पहले आपको उनको सपोर्ट करना पड़ता है, ताकि वो ये दिखा सकें कि इस राज्य में, इस देश में पोटेंशियल है, तभी विदेशी पूंजी आएगी। हम ये अपने लोगों को तो घटाते रहे, हम कहें कि नहीं नहीं अडानी अंबानी नहीं, हम आईबीएम को लेके आएंगे, हम फोर्ड को लेके आएंगे, वो हो नहीं सकता सर, क्योंकि आपके अपने लोग तो आपसे खुश नहीं है, आपके अपने लोग तो आपके यहां इन्वेस्ट कर नहीं रहे, और वो विदेशी जो आपको जानता नहीं वो आपके कहने पे इन्वेस्ट करेगा? ऐसा नहीं होता है। तो ये बात हमें समझनी होगी। और हर बड़ा देश, हर समझदार देश, चाहे वो चाइना हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, उनको इस बात का फक्र है कि हमारे यहां पे दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां ऑपरेट करती हैं और काम करती हैं। सिर्फ हिंदुस्तान का ही एक पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है कि जब यहां पे कोई बड़ा होता है, कोई प्राइवेट कैपिटल बड़ी होती है, उसको गाली देना शुरू कर देते, देखो ये तो सरकार ने इसको बड़ा कर दिया। इंस्टेड इनको ये कहना चाहिए था राहुल गांधी को कि साहब अडानी जैसे 10 ग्रुप और बनाइए, तब हम आपकी सक्सेस मानेंगे। आप अडानी अंबानी दो को क्रिटिसाइज करने की जगह आप मोदी को यह चैलेंज देते कि सर हम आपकी सक्सेस तब मानेंगे जब आप अडानी अंबानी जैसे 10 ग्रुप और खड़े करोगे, उससे भारत का भला होगा। तब तो ये पॉजिटिव कमेंट था। दो को भी आप गिराने में लगे हुए हो, ये कौन से मान सकता है? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है, लॉजिक नहीं है। अभी भी हम सोशलिस्ट या लेफ्टिस्ट माइंडसेट में फंसे हुए हैं, क्योंकि उससे आज तक कांग्रेस को वोट मिलता रहा। गरीबी हटाओ का नारा देके आपने वोट तो ले लिए, लेकिन गरीबी नहीं हटी। गरीबी हटाने के लिए वेल्थ क्रिएशन जरूरी है, और वेल्थ क्रिएशन हर आदमी के बस की बात नहीं है। या तो सरकार पैसा लगाए या प्राइवेट एंटरप्रेन्योर पैसा लगाए।
सरकार अगर पैसा लगाती है तो उसका खामियाजा हम उठा चुके पहले 50 साल। तभी कांग्रेस की सरकार ने लिबरलाइजेशन किया था, और ये वही सरकार थी जिसने नेशनलाइजेशन किया था इमरजेंसी के टाइम पे। उसकी कीमत इस देश को भयंकर चुकानी पड़ी बैंकों का जब नेशनलाइजेशन हुआ। इसी कांग्रेस की सरकार ने गलतियों से सीखा तो 91 में लिबरलाइजेशन किया। अब राहुल गांधी साहब क्या ये कहना चाहते हैं 91 के डिसीजन गलत थे, मनमोहन सिंह की नीतियां गलत थी, नरसिम्हा राव की नीतियां गलत थी? या तो खुल के बोले कि नहीं वो सब गलत था, नेशनलाइजेशन ठीक था। और अगर वो नीतियां ठीक थी और मोदी उसको और बढ़ा रहे हैं और उस रास्ते को खोल रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? ये बात समझ में नहीं आ रही। उल्टे मुझे तो लगता है कि अभी अभी चंद्रा कोचर की गिरफ्तारी हुई है, वेणुगोपाल धूत की गिरफ्तारी हुई है। राहुल गांधी को तो इनके बारे में बोलना चाहिए, ये तो उनके ही क्रिएशन है। सर बिल्कुल सही है। अगर हम थोड़ा और कुरेदे तो और बड़े नाम आ सकते हैं इसके खाते में। जी। क्योंकि चंदा कोचर जो है वो सीईओ अचानक नहीं बनी, उनके भी पहले लोग थे, उन्होंने भी किसी को फॉलो किया होगा, उनके भी कोई रोल मॉडल रहे होंगे। तो जब हम उसका चेन एनालिसिस करेंगे तो कई और बड़े नाम सामने आएंगे। अब ये तो सरकार के ऊपर है कि चंदा कोचर तक इन्वेस्टिगेशन करके रुक जाएं, या ये देखें कि चंदा कोचर से पहले उस कुर्सी पे कौन कौन लोग थे और उन्होंने क्या क्या लोन पास किए और उन लोनों की स्थिति क्या है, ये भी तो जानना जरूरी है। तो मैंने तो एक बार कहा था कि जितने हिंदुस्तान के बड़े एनपीएज हुए हैं उसमें 3 चीजें हम इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए कि जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनी थी वो किस किस कंपनी ने बनाई थी। क्योंकि बैंकर क्या करेगा, मान लीजिए आज आपने 40,000 करोड़ रुपए दूध कंपनी को दिए, वीडियोकॉन को दिए कि आप ऑयल एक्सप्लोरेशन करिए, तो सर 40,000 करोड़ रुपए तो किसी तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट या फिजिबिलिटी रिपोर्ट के आधार पर दिए होंगे। सवाल यह है कि वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट किसने बनाई, उसका नाम क्यों नहीं आता सामने? उस फिजिबिलिटी रिपोर्ट को किस कमेटी ने अप्रूव किया, उस कमेटी के लोग कौन कौन थे? आप ये कहना चाहते हैं कि ये पूरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट जिसने बनाई वो फिक्टिशियस थी, वो नालायक लोग थे, तो नाम तो बताइए ताकि उसको बाकी देश की जनता पहचाने वो कौन थे फ्रॉड करने वाले। दूसरा, जो कमेटी में लोग थे उनके नाम बता दीजिए कि उस फ्रॉड रिपोर्ट को अप्रूव किसने किया था। सिर्फ चंदा कोचर अकेली तो नहीं होंगी, बाकी लोग कौन थे? और बाद में पैसा देने के बाद वो घपला हुआ, वो तो सीधी सी बात है, क्योंकि जब रिपोर्ट फर्जी है और कमेटी ने दिमाग नहीं लगाया तो फेल तो होना ही था। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं, हम उसकी रूट पे नहीं जा रहे हैं कि वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट किस कंसल्टिंग एजेंसी ने बनाई थी। कोई छोटी तो नहीं होगी, वो भी कोई बड़ी कंसल्टिंग कंपनी होगी, उसमें भी इन्फ्लुएंशियल लोग होंगे। वो खिलाड़ी कौन थे, वो मैनिपुलेटर्स कौन थे, वो बड़े नाम होंगे जिनको आप इज्जत देते होंगे, लेकिन उनको भी एक्सपोज करना जरूरी है ताकि आगे फ्रॉड ना हो। और उस बैंकिंग कमेटी में कौन था जिन्होंने उस फर्जी रिपोर्ट के आधार पर 40,000 करोड़ रुपए दिए, उनको भी तो एक्सपोज करिए। क्योंकि उस कमेटी में तो वही लोग बैठेंगे जो बड़े लोग होंगे, इज्जतदार वाले होंगे उस समय, लेकिन उन्होंने अपने नॉलेज का, अपनी पोजीशन का, अपने स्टेटस का मिसयूज करके इस देश को धोखा दिया। वो धोखेबाज कौन थे? तो कहने का मतलब ये है सर कि जब तक हम रूट कॉज पे नहीं जाएंगे ये फ्रॉड इस देश में नहीं रुकेंगे। चंदा कोचर और धूत को आपने जो सजा दी ठीक है, वो पोस्टमार्टम है, लेकिन रूट कॉज एनालिसिस नहीं हुआ है इस केस में, वो करना भी जरूरी। जी, दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को लाइक कर लें, इसको वीडियो को शेयर भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे जो आप लिंक देख रहे हैं उनके अनुसार आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमें फाइनेंशियली सहयोग भी कर सकते हैं। एक और बात है कि ये बार बार गरीबों की और किसानों की बात करते हैं राहुल जी, और जो गरीबों और किसानों के हित की बात होती है उसके तो ये विरोध में खड़े हो जाते हैं, जैसे कि लेबर लॉज, जैसे कि फार्म लॉज। अब मैं आपको एक अभी 2 दिन पहले एक समाचार आया था, आपके ध्यान में अवश्य आया होगा, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, दर्शकों के ध्यान में भी
लाया जाए। और वो समाचार कहता है कि आधार लिंक करते ही पंजाब में जो 6,000 की जो किसान सम्मान निधि जो मिलती है, उसकी 11वीं किस्त मिली थी 16,96,000 पंजाब के किसानों को। और जैसे ही उसको लिंक किया गया आधार से, तो वो हो गई 2,07,595, यानी कि 14,88,760 किसान कम हो गए। और इसके पहले आप ये भी जानते हैं कि आधार लिंक करने के बाद और जमीन के रिकॉर्ड का आधार से मिलान करने के बाद जो आपका ऑफटेक था एमएसपी के आधार पर, वो भी कम हो गया। तीसरी बात आप ये भी जानते हैं कि इस वर्ष जब खुले मार्केट में एमएसपी से अधिक दाम मिल रहा था, तो ये सारे के सारे किसान जो थे, सारे के सारे मतलब अधिकांश किसान जो थे, वो अडानी सेंटर के बाहर लाइन लगा के खड़े हुए थे और कोई भी मंडियों में नहीं जा रहा था। तो इसको देख के राहुल गांधी को आप क्या सीख देना चाहेंगे? संजय जी, आपको याद होगा कि मैं आज भी इस बात को कहता हूं और मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं, तीनों कृषि कानून में आज उस बात को 2 साल से ऊपर हो गया। कम से कम अब तो बता दो यार कि कौन सी लाइन खराब थी। जो दर्शक आपके देख रहे हैं, जो किसान नेता इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर देख नहीं रहे हैं किसान नेता, तो मैं दर्शकों से, आपके श्रोताओं से निवेदन करूंगा कि इस प्रोग्राम को सर्कुलेट करें और जो किसान बिलों का विरोध कर रहे थे उन सबसे सवाल पूछें कि यार अब तो बता दो कौन सी लाइन खराब थी। 2 साल हो गए, 3 पेज का कानून 2 साल में तो पढ़ लिया होगा या अभी भी नहीं पढ़ा है? सवाल ये है सर कि इस पूरे मुद्दे में जो राहुल गांधी या जो विरोधी लोग हैं, उनको पता इस बात का है कि इनमें कोई गलती नहीं है, वो सिर्फ उन लोगों को मिसलीड कर पा रहे हैं जो लोग खुद कानून को नहीं पढ़ रहे, और जो लोग बिना पढ़े लिखे सिर्फ हां में हां मिलाने की जो आदत है, एक भेड़ चाल की आदत है कि नहीं जी खराब है जी, चारों कानून, तीनों कानून काले कानून है जी, खराब है जी। अरे काला क्या है अदर देन प्रिंटिंग इंक, क्योंकि वो सफेद कागज पे काले प्रिंटर से छपा हुआ है, उसके अलावा काला क्या है उस कानून में? इंक के अलावा कोई नहीं बता पा रहा है। तो लेकिन एक हवा होती है, एक अज्ञानता का क्लासिक प्रदर्शन था, इससे वियर्ड प्रदर्शन, इससे ज्यादा इलॉजिकल प्रोटेस्ट पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिला होगा, कि जहां किसानों को सुविधा दी जा रही है कि आपको जहां अच्छे पैसे मिले आप वहां बेचो, आपको आजादी है बेचने की, और आपको कोई मंडी टैक्स भी नहीं देना है, आप पे कोई इंस्पेक्टर भी नहीं आएगा, आप और बायर डिसाइड करो और धंधा करो। प्रोटेस्ट इस बात का था, हमें आजादी क्यों दी जा रही है, हमें कमाने का मौका क्यों दिया जा रहा है। ये आता है सर कि असलियत ये थी कि जो आपने कहा आधार लिंक, अब मैं उस पर आता हूं, क्योंकि इसमें ये आड़तियों का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था, और ये जो आड़ती इसलिए परेशान थे कि अगर भारत सरकार कोई भी सुधार करती है तो जो बैठे बैठाए टैक्स पेयर के पैसे से जो कमाई होती है, पंजाब में क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, एफसीआई को खरीद के दे रहा हूं, और जब मैं खरीद के दे रहा हूं तो मुझे एफसीआई उसमें मेरा कमीशन दे रही है, और वो टैक्स पेयर का आ रहा है, कोई प्राइवेट व्यापारी नहीं दे रहा है, और वो 14% तक का मंडी खर्चा था। हर चीज टैक्स पेयर के पैसे से आड़ती अपनी जेब में डालते थे, और मजे की बात, सरकार को यह कहते थे कि आप किसान का माल क्योंकि हमने खरीद के दिया है तो किसान का पैसा हमको दो, किसान को मत दो, और हम किसान को देंगे। मान लीजिए एक व्यापारी ने 5,000 करोड़ का गेहूं खरीद के सरकार एफसीआई को दिया, या 1,000 करोड़ का, उदाहरण के लिए, और वो क्या करता था, 1,000 करोड़ अपने बैंक अकाउंट में लेता था, किसान को नहीं देता था, और किसान को कहता था जब तेरे को पैसा चाहिए मेरे से ले लेना, वो उसको कैश ट्रांसफर नहीं करता था, तेरा पैसा मेरे पास पड़ा है। उस पे वो ब्याज कमाते थे,
उसको वो बाजार में उधारी देते थे, उस पे इंटरेस्ट कमाते थे, बैंक में रख के इंटरेस्ट कमाते थे, मजे करते थे किसान के पैसे पे। और किसान को जब सामान चाहिए होता था तो अगर वो कैश से लेता उसको डिस्काउंट मिलता, लेकिन ये लोग उसको एमआरपी पे पैसा देते थे, वहां पे भी कमीशन, और अपनी दुकानों पे ही भेजते थे कि मैंने पर्ची लिख दी है, जा वहां से वो चीज ले ले। पूरी तरह से आड़तिया तंत्र ने हिंदुस्तान में किसानों का भयंकर शोषण किया। और आज भी इस सवाल का कोई जवाब किसान नेता नहीं दे रहा है, कोई आड़तिया नहीं दे रहा है कि मैं सब्जी का दिल्ली में 50 रुपए किलो देता हूं तो किसान तक 5 रुपए क्यों पहुंचता है, बीच का 45 रुपए कौन जेब में रखता है। इसका जवाब ना राहुल गांधी दे रहे हैं, ना किसान नेता दे रहे हैं, ना वो संस्थाएं दे रही हैं, ना केजरीवाल दे रहे हैं जिन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन किया। ये सब के सब इस किसान को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। ये हकीकत हमें पहचाननी पड़ेगी और खुल के बोलना पड़ेगा। और यही कारण था कि जब आपने आधार, जितने फर्जी लोग थे पंजाब में जिन्होंने पटवारी से मिलके या किसी और से मिलके अपने खाते में पैसे मंगवा रहे थे, वो सारे के सारे लोग अल्टीमेटली फंसे। और उनकी जब कंप्यूटर ने सफाई करी तो 12 लाख लोग उस पूरे सिस्टम से गायब हो गए। यह बात हमें समझनी होगी, और जब हम इस बात को समझेंगे तब हमें यह बात पता लगेगी कि ये किसान के समर्थन नहीं, एक सब किसान विरोधी थे। और यह बात इस देश की जनता को जाननी होगी कि सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं होने वाला है, आपको यह काम करना होगा इस देश के हित में। और जब तक आप नहीं करेंगे तब तक इस देश का किसान का शोषण होता रहेगा। और यही सुधार पंजाब के आड़तिये नहीं चाहते थे, लेकिन थैंकफुली, और यही आपको याद होगा सर कि अनफॉर्चुनेटली उस समय कैप्टन साहब की सरकार थी, उन्होंने कमेटी बुला के क्या बोला था, नहीं नहीं नहीं, केंद्र सरकार को पेमेंट आड़तियों के माध्यम से ही करनी चाहिए, डायरेक्ट किसान को नहीं देना चाहिए। कितनी घटिया सोच थी उस समय के राजनीतिज्ञों की, कि मतलब आप किसान को चूसने में लगे हुए हो, गरीब आदमी को लूटने में लगे हुए हो, और जब उनके भले के लिए कोई सुधार हो रहा है आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप स्वार्थी लोगों को कहो कि भैया हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकते, किसान का वेलफेयर जरूरी है। इस मानसिकता के लोगों ने इस देश को बर्बाद किया है। अब अल्टरनेट आई है टेक्नोलॉजी, कि आप अपना आधार लिंक कर दीजिए, आपको पेमेंट मिल जाएगा। अगर आप नहीं करेंगे तो पेमेंट नहीं मिलेगा। तो जहां पे पॉलिटिकल विल नहीं थी वहां टेक्नोलॉजी की पावर काम करेगी। और यही जो आपने कहा कि जो 12 लाख फर्जी लोग थे वो हटे, ये टेक्नोलॉजी की पावर है। पॉलिटिशियंस में दम नहीं था, पंजाब के पॉलिटिशियंस में, कि उन फ्रॉड लोगों को हटा सकें। ये इसीलिए इस देश में टेक्नोलॉजी जरूरी है, क्योंकि हमारे यहां जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, हम उस पर ज्यादा इसलिए ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं। जी हाँ, और दूसरा जो मैंने कहा कि जो अडानी का प्रोक्योरमेंट सेंटर था, उसके आगे लोग जो थे वो रात रात भर लाइन लगा के खड़े हुए थे। क्योंकि बात बिल्कुल सही है सर, क्योंकि वहां ऑटोमेशन है, वहां टेक्नोलॉजी है। उनको पता है कि क्वालिटी का टेस्टिंग इमीडिएट होगा, वेइंग सिस्टम है, कोई फ्रॉड नहीं है। कुछ भी जो 2 नंबर के काम मंडियों में होते हैं, आपको क्या लगता है और हमको क्या लगता है सर, किसान को समझ में नहीं आता कि उसका शोषण हो रहा है मंडियों में। अगर मंडियां इतनी अच्छी होती, मैं तो पहले भी कह रहा था कि आप प्राइवेट मंडी आने दो ना। अगर एपीएमसी अच्छा काम कर रही है तो किसान क्यों जाएगा प्राइवेट मंडी में? किसान तो वहीं जाएगा ना जहां उसका फायदा होगा। हमने दिखा दिया कि अडानी के वेयरहाउस पे जाने से फायदा होता है, मंडियों में जाने से शोषण होता है। तो किसान का भी तो हक है ना अपना हक मांगने का। तो किसान ने सही डिसीजन लिया, और ये पता लगता है कि अडानी सिस्टम इज बेटर देन स्टेट मैनेज्ड एपीएमसी सिस्टम। ये तो एपीएमसी को शर्म आनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए कि किसान हमको छोड़ के प्राइवेट के पास जा रहे हैं और हम किसान किसान की दुहाई देते रहते हैं 12 महीने। ये तो उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि पीपल आर नॉट ट्रस्टिंग, किसान उन पर भरोसा नहीं कर रहा है। जैसे ही किसान को अल्टरनेट मिलेगा वो सबसे पहले एपीएमसी को छोड़ के प्राइवेट के पास जाएगा। इससे बड़ा लाइव एग्जाम्पल और क्या है?
एक और बात जो देखने में आई कि जैसे ही जमीन का वेरिफिकेशन कंपलसरी किया गया तो प्रोक्योरमेंट घट गया। बहुत सर सारा बहुत सारा जो ये प्रोक्योरमेंट होता था ये लोग लाते थे यूपी से, बिहार से और दूसरे अन्य स्थानों से, और यहाँ पर फर्जी कागज दिखा के और यहाँ पर प्रोक्योरमेंट करवाते थे और उसका मजे लूटते थे, क्योंकि वहां से आधे दामों पे उठा लेते थे और यहाँ आके पूरे उस पे देके और उसके बीच का सारा पैसा उठाते थे। यही तो पंजाब का आड़त सिस्टम था सर। और प्रदर्शन क्यों हुआ था? अब जो ये बार बार बोलते हैं ना हम प्रदर्शन करेंगे, अब इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि इनकी जो फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन थी किसानों की और समाज की। ये क्या होता था, जो रेक जाते थे पीडीएस के पंजाब से या हरियाणा से यूपी में, आप जो एफसीआई के अपने ऑफिसर्स हैं, जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं, उनसे कहानियां सुनिए ना आप। वो कहते थे जैसे ही रेक पहुंचता था वह आड़ती पूरा रेक खरीद लेते थे, या जिनको एलोकेट होता था वही गोडाउन से पीडीएस का माल खरीद के वापस ट्रक में भर के पंजाब, और पिछले साल की पैडी इस साल बेची जाती थी। क्योंकि वो क्या करते थे आड़तीए, साल भर पूरे हिंदुस्तान से पैडी और गेहूं खरीदते रहते थे और अपने गोडाउन में भरते रहते थे। और जब प्रोक्योरमेंट शुरू होता था एफसीआई का सीजन में, एफसीआई को ला ला के दे देते थे कि ये लो जी हमने आपको माल दिया। वहां से खरीद के लाते थे 10 रुपए में, यहां देते हैं 20 रुपए में। तो ये दबा के कमाते थे, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान से। इसीलिए आपने देखा होगा आजकल पीडीएस में भी करप्शन कम हो गया है, पीडीएस में भी राशन मिलता है, क्योंकि पीडीएस में ऑटोमेशन हो गया, डिस्पैच में ऑटोमेशन हो गया, हर जगह टेक्नोलॉजी आ गई। टेक्नोलॉजी ने इस फ्रॉड को मिनिमम कर दिया। मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरह से रुक गया है, अब दूसरा फ्रॉड के रास्ते ढूंढ रहे हैं लोग। क्योंकि देखो जो आदमी बेईमान है ना, वो चोरी के रास्ते ढूंढता रहेगा। आपने एक बंद किया वो दूसरा ढूंढेगा, दूसरा बंद करोगे तीसरा ढूंढेगा। तो ये चोर पुलिस का खेल है। सरकार को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा, ट्रेसेबिलिटी सिस्टम अपग्रेड करता रहना पड़ेगा, क्वालिटी सिस्टम अपग्रेड करते रहने पड़ेंगे। क्योंकि जो फ्रॉडेस्टर हैं ये भी क्रिएटिव लोग हैं, ये भी नए नए रास्ते निकालेंगे फ्रॉड करने के। तो ये चैलेंज रहेगा। और हमें इस बात की खुशी है कि भारत सरकार ने टेक्नोलॉजी का उपयोग सही किया, जिससे आज किसान के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जा रहा है। मैं जब पंजाब था, अभी लास्ट वीक भी मैं पंजाब था, मैंने वहां जब किसानों से बात करी, किसानों के साहब हमने तो पूरी जिंदगी में इतना पैसा नहीं देखा था। हमें नहीं पता था कि हमारे आड़तियों को इतना पैसा मिल रहा है हमारे नाम का, 5 लाख 3 लाख 2 लाख। हम जो गेहूं देते थे हमें तो कहा जाता था हमें जो चाहिए पर्ची ले लो मिल जाएगा। हम हैंड टू माउथ रहे पूरी जिंदगी, पहली बार हमने पैसा देखा ढंग से। तो कहने का मतलब ये है सर कि टेक्नोलॉजी ने इस देश के किसानों का भला किया है। अब मनरेगा में वही बात आ रही है, बाकी जगह जहां जहां पे भी टैक्स पेयर का पैसा खर्च हो रहा है वहां टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन मैंडेटरी होना चाहिए। नहीं तो उस स्कीम को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो फ्रॉडेस्टर के पास जाएगी, बेनिफिशियरी के पास नहीं जाएगी। तो ये बात सही है, और इसी का फायदा है कि हमने, चाहे वो एमएसपी के पेमेंट की बात हो या और कोई स्कीम हो, या अभी जो किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए है ये हो, ये सब अभी तो सबसे एक बड़ा फ्रॉडेस्टर जो हो रहा है पंजाब में वो हो रहा है बिजली की चोरी। एक ट्यूबवेल पे पंजाब में सालाना 50,000 रुपए की सब्सिडी है। आप मेरे को बताइए सर, कौन से खेत में 50,000 रुपए की बिजली लगती है? किस फसल में 50,000 रुपए की बिजली लगती है? हर ट्यूबवेल के साथ एक फार्म हाउस बना हुआ है और उस फ्री बिजली से घर के एसी चल रहे हैं। आप पंजाब घूम के देख लीजिए। इसीलिए आपको पंजाब के घरों में, गांव में बड़े बड़े घर मिलेंगे, वो भी स्कैटर्ड। जनरली होता क्या है कि एक कॉलोनी साथ में बनती है, लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं है। पंजाब में आपको हर खेत के बीच में एक बड़ा घर मिलेगा, क्योंकि बिजली तो फ्री है ना सर। एक बार ईंटें ही तो लगानी है, ईंटें लगा दी, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, बाकी उसको चलाने का खर्चा तो फ्री है, टैक्स पेयर पे कर रहा है इन द नेम ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडी। तो ये जो प्रॉब्लम है पंजाब की, इस फ्रॉड को जब तक नहीं रोका जाएगा पंजाब का ग्राउंड वाटर नहीं बचेगा। पंजाब के अंदर जो एक्चुअल पोटेंशियल है वो इन द नेम ऑफ सब्सिडी एंड आड़तिया जो है सिस्टम, इसने पंजाब को बर्बाद करके छोड़ दिया। बहुत सारे मेरे आपको लगता है क्या कि जब राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें सारे भारत तोड़ो वाले लोग लगे हुए हैं,
जब ये पंजाब से निकलेगी तो पंजाब का किसान जिसके साथ राहुल गांधी तथाकथित रूप से खड़े हुए थे, वो कहीं पलट के इनसे ये तो नहीं कहेगा कि तुमने हमको धोखा दिया, हमको तो वो कानून वापस चाहिए। देखिए सर, पंजाब का किसान सब दिल से जानता है, लेकिन क्या होता है ना, हर सिस्टम में कुछ मठाधीश होते हैं, कुछ मसल पावर्स होती हैं, कुछ मनी पावर्स होते हैं। आपको क्या लगता है वो आम आम किसान जाके राहुल गांधी से मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। वो सब जिसे कहते हैं ना कंडक्टेड टूर है, राहुल गांधी से कौन मिलेगा, किस रास्ते से जाएंगे, प्री प्लान्ड होता है। तो ये सब कंडक्टेड टूर है, यहाँ आपको रियलिटी नहीं मिलती है। हाँ, मैं इस बात की खुशी होगी मुझे कि राहुल गांधी वहां ट्यूबवेल पे खड़े हों और पूछे कि ये वाटर टेबल नीचे कितना जा रहा है और इसको रोकने का क्या प्रयास है। वहां पे वो किसानों से चर्चा करे और समाधान ढूंढे, तब तो उनकी यात्रा का मैं पॉजिटिव आउटपुट देखूंगा। नहीं तो फिर ये पॉलिटिकल स्टंट मान के हमें आगे निकल जाना चाहिए। जी, तो मैं दर्शकों से पुनः अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को शेयर करें, इसको लाइक करें और साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो बेल आइकॉन दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमें पत्रम पुष्पम से अनुग्रहित करने के लिए जो नीचे आप देख रहे हैं लिंक्स, उनको डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करके हमें सहयोग करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और विजय सरदारा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सर, जय हिंद, वंदे मातरम।